गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है भाई। आज बिल्कुल स्टार्टर में आप समझे कुछ भी नहीं है, इसलिए कि जब मेन कोर्स में बहुत कुछ पका हुआ हो ना, तो फिर अम्मी कहती नहीं नहीं नहीं, ये सूप शूप को छोड़ो, जरा डायरेक्ट आओ मेन आलू वाले पराठों पे, और साथ में रायता और जनाब टमाटर प्याज की चटनी। और आहा, जब ऐसा मेन कोर्स हो ना, तो फिर स्टार्टर के अंदर आप ऐसे सोफिस्टिकेटेड किस्म का सीन नहीं रखते। आज के राइजिंग पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि हमारे पास मेन कोर्स में बहुत कुछ है और बहुत डाइवर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बताता चलूँ कि हम क्या आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज जनाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के प्रोफेशन के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, लेकिन आज इत्तेफाक से हम उनके उस प्रोफेशन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं प्रोफेशन ज़रूर बताना चाहता हूँ, इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन। यानी एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना, चाहे बात के ज़रिए चाहे लिख के, ये पूरी दुनिया की क्वालिफाइड स्पेशलिटी है, पूरा करियर है। और मसूद अहमद अलवी साहब जो हैं इसके माहिर हैं, फ्रॉम अरबिक टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू अरबिक। लेकिन आज इनको प्रोग्राम में लाने का एक और हवाला भी है कि इनसे जब गप लगी और बात हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई देखें, एक आम आदमी भी हमारी जो रिवायात हैं, हमारे सोशल कल्चरल वैल्यूज़ है, हमारा जो मेजॉरिटी रिलीजन है, हमारा जो दीन है इस्लाम इस मुल्क का, उसकी रूट्स में जाके अगर आप खुद रिसर्च करें तो आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने के, अपने लाइफस्टाइल को कंस्ट्रक्ट करने के बेसिक उसूल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा रिसर्चर, वेल उनका मकाम, उनका भी एक लेवल होता है, लेकिन इंसान अगर ख़ुद थोड़ी सी रिसर्च करे कि हमारे आबा व अजदाद किन वैल्यूज़ पे बिलीव करते थे, ये इस खित्ते की मोहब्बती होने की और इसकी पुरखुलूस होने की जो रिवायात है वो क्या कहती हैं, वो क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे दीन के क्या वैल्यूज़ हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। और मसूद अलवी इस वाले से बड़े मज़े की बात करते हैं। आज इनका सेगमेंट आपके लिए हम सजा के ला रहे हैं। और क्या है आज के राइजिंग पाकिस्तान में, मोहम्मद अली मेरे क्लास फेलो आ रहे हैं। मोहम्मद अली आपको पता है बड़ी जनाब कोई इंजीनियर किस्म का बंदा बन के निकलेगा, कुछ आर्ट और इंजीनियरिंग, कुछ इस तरह की कहानी का एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैंने तो बचपन में लेगो, और आजकल के बच्चे भी लेगो खेलते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कुछ और एक चीज़ लेके आया है जिसका क्या, मोहम्मद अली क्या नाम है, ऊंचा बोलो। कनेक्स जी, कनेक्स बैठा हुआ उधर जनाब किड सेगमेंट वाले सेट के पर। कनेक्स क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और आज मैं उसको भी कुछ ट्राई करूंगा आपके सामने, उससे आप चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये होगा मोहम्मद अली का सेगमेंट। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद सबीन उसके अलावा होंगी, और सबीन हमारे लिए लेकर आएंगे 3 अच्छी अच्छी खबरें। सेगमेंट है गुड न्यूज़, ट्रेनर काशिफ तो होंगे ही, और काशिफ हमें जिम फिट करवाते हैं। आज का जो हमारा ऑरेंज सोफे वाला सेगमेंट है, इस पे कौन आ रहा है जी? ऑरेंज सोफे पे आ रही हैं जवेरिया मकबूल। जवेरिया एक वर्कहॉलिक पैशनेट किस्म के लोग नहीं होते जो एक जिंदगी में बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, यानी एक लाइफ में बहुत सी लाइव्स लिव कर रहे होते हैं। जवेरिया उस तरह की खातून है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए में होती हैं, और मतलब इवेंट्स से लेके हॉर्टिकल्चर की बात आ जाए, मतलब कॉन्सर्ट्स हो, कुछ हो, जवेरिया आपको पेश नज़र आती हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हैं, रेडियो पे प्रोग्राम भी करती हैं, डीजेइंग भी करती हैं। अच्छी कॉन्वर्सेशनल गप वाला माहौल है आज राइजिंग पाकिस्तान में जवेरिया के साथ। सो ये है सब जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। चल के लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आज टाइम कम है, तेज तेज चलेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं हूँगा और मोहम्मद अली होंगे। लो जी, आ गए हम राइजिंग पाकिस्तान में आपको कोई नई चीज सिखाने के लिए। और तौसीक अंकल इस सेगमेंट को इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं कि आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। रोज कुछ ना कुछ हमें जानने को मिलता है। मोहम्मद अली मेरे क्लास फेलो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आज अब तौसीक अंकल को इम्प्रेस करने के लिए क्या ले आए हो तुम? आज मैं आपके लिए कनेक्ट्स लाया हूँ, बहुत फन टॉय है, गेम है। ओके, एनी एज कैन प्ले इट, बहुत अमेजिंग है। अमेजिंग है, लेकिन उससे पहले आपकी क्विक स्लाइड्स भी हैं, उनको ज़रा देखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि कनेक्ट्स है क्या, ये किस तरह का टॉय है और इससे कैसे बड़े और बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। जी, पहली स्लाइड ज़रा प्ले कीजिएगा। ये है जोल ब्लिकमैन। ओके, इसने बनाया है कनेक्ट्स, ही हैज़ मेड द कनेक्ट्स। अच्छा, इन 1992 अमेरिका को इंट्रोड्यूस हुआ था
इंट्रोड्यूस Okay. कनेक्ट्स Okay. और फिर अब तो फ्लोरिडा ने खरीद लिया एक बेस कंपनी ने, बेसिक फन है नाम कंपनी का, ठीक है। और अब उसका ओनर कोई और है। ओके, यानी 1992 में इसने ये टॉय इजाद किया था। जी। चलिए आगे चल के देखते हैं कि टॉय असल में है और क्या। ये है अभी करंट सीईओ ऑफ, जिसके पास है पावर कनेक्ट्स की, जो सेल करता है, बाय करता है, जो है सीईओ अभी ओके, कनेक्ट्स का, यानी इस कंपनी का, इस गेम का, मिशेल एराटॉन। मिशेल एराटॉन इसका नाम। Yes. ऑलराइट जी, ऑलराइट। अच्छा जी, आगे क्या है जी? फिर ये है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे बड़ा बॉल कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, वो आपने देखी होंगी ना, जब बॉल फेंकते हो ऐसे घूम 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 के यस यस नीचे गिर यस, जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बनी हुई है इनसे, और ये इसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस बंदे के पास। वाओ, ये तो बहुत बड़ा था। वेरी बिग, 126,000 पीसेस। 100 and 26,000 पीसेस। 126,000, यानी 1,26,000 पीसेस से ये Pieces, बना हुआ है। small, जो अभी small, हम small. एक्चुअली आपको बताएंगे किस पीसेस की मोहम्मद अली बात कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, ये क्या है? ये है रोबोट, एक उसके अंदर एक इंजन डला हुआ है और ये हिलता है, ये काइंड स्पाइडर है एक। ठीक है। तो इससे मैं समझा रहा हूँ कि आपको कि इससे सिर्फ लाइक डिकोर के लिए नहीं बनता, इससे आप रोबोट्स भी बना सकते हो। ओके, तो इस तरह ये अगर आप देखें ना, अब हमारा कैमरा दिखाएगा कि जी ये अब कनेक्ट्स जो है वो एक्चुअली है क्या। ये है जी, तो ये अगर आप देखें, ये भी मैंने काइंड ऑफ उस रोबोट से इंस्पायर होके लिया है। ये काइंड ऑफ गियर्स है ना, ये सारे गियर्स हैं, तो है। हर एक की गियर है, और उससे क्या होता है वो सारा ना हिलने लग जाता है। और ये मैंने बेस बड़ी बनाई है कि बंदा आराम से हाथ डाल दे अपना, और ये अप एंड डाउन होता है। और जिस तरह के क्लोजअप में आप शायद देख भी पा रहे हैं, ये छोटे छोटे पीसेस हैं। अगर और बिल्कुल क्लोजअप में जाएं तो ये जरा आप एक्सप्लेन करिए। अलग अलग टुकड़े हैं ना? हाँ जी, अलग अलग पीसेस लगाए हुए हैं, और इधर भी 4-4 पीसेस हैं। कोई कोई कभी कभी पीसेस नहीं होते, तो आपको खुद क्रिएटिव होना पड़ता है कभी कभी। ओके, और ये इससे मतलब इसका फायदा क्या है? एक तो टाइम अच्छा पास होता है। टाइम अच्छा पास होता है, और इसकी मज़ेदार बात बताऊँ क्या है, जिस तरह मेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन ना, तो जब मैंने बना लिए ना ये, तो वो जो छोटे स्पेयर पीसेस बहुत रह गए ना, तो वो बना के चीज़ लाते हैं। आई एम लाइक, ये कैसे बनाया है भाई तुमने? वो खुद ही अपनी इमेजिनेशन से बनाते रहता है, तो बच्चों की इमेजिनेशन भी बहुत बढ़ती है इससे। मिसाल के तौर पे ये मोहम्मद अली लेकर आए हैं, ये देखिए जनाब, ये बुक का एक शेल्फ है, बुक रैक। ठीक है, ये भी इसी से बना है। ये आपने किताबें इसके अंदर जनाब रख दी। ओए, शेर की शादी भी हो रही है। ओए होए होए होए। अच्छा जी, और इधर कौन है? इधर बैड टेम्पर्ड गोट भी है। अच्छा, सो आप अपनी किताबों का बच्चों स्टैंड भी बना सकते हैं, और ये सब ये छोटे छोटे पीसेस से जोड़ के बना है। और ये मैं ज़रा मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मैंने इसको तोड़ दिया। ओए यस, ये मैंने इसको तोड़ दिया। फिर इसी तरह से इसको मैं ब्रेक करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे टूट सकती है। ये देखें, ये अलग से टूट गया पीस। अब ये बुक रैक टूटना शुरू हो गया। ये यहाँ जो से आपने मैंने पीस तोड़ा। पकड़ा है ना, ये भी एक पीस नहीं है, ये जो आपके हैंड में, ये ब्लू वाला, क्या मतलब? ये जो आपके दूसरे हाथ में स्टिक के साथ, हाँ हाँ, ये एक पीस नहीं, ये 2 पीसेस कंबाइंड है। ये वाले? ये उतारें, निकलेगा। इसको तोड़ूं मैं? नहीं, आप कोशिश करें। कैसे? ओ यस, ये 2 अलग हो गए। तो अब ये देखें कि कैमरा 4 दिखाएगा मेरा ख्याल है। यस, ये 2 पीसेस अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। इसको यहाँ डाला और यहाँ से इसको यहाँ डाला, तो आप मुख्तलिफ चीज़ें ऐसे बनाते जा सकते हैं। लो जी, मैंने भी कुछ बना सा दिया है। ये क्या बनाया जी मैंने? कोई गैस करेगा? मैंने आप नहीं पता मैं की बनाया, लेकिन चलो। ओ हाँ, ये ट्रेनर काशिफ के लिए हमने बनाया है नए सेट ऑफ डंबल्स, कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप इससे अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ये 2 सेट ऑफ डंबल्स हैं, इससे जनाब आप अपना वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि इसकी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं बनाने की। यस। अच्छा, ये क्या है अली, बताओ? ये एक प्लेन है, और ये बड़ा लाइक ये बहुत टाइटेड है। अगर इसका एक भी पीस निकलेगा ना, तो सारा वो ऐसे टूटने लग जाएगा। लेकिन अगर आप वो सामने देखिए ना, वो मैंने काइंड ऑफ कार का इंजन बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा वो कार के उस तरह होते नहीं है थ्रस्टर्स, तो मैंने वो आगे लगा दिए। मुझे कॉन्कॉर्ड लग रहा है ये, है ना जी? कॉन्कॉर्ड अब तो आउट ऑफ ऑपरेशन हो गया। कॉन्कॉर्ड प्लेन क्रैश के बाद जो पेरिस में हुआ था, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कॉन्कॉर्ड का मॉडल है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये देखिए अली कि ये सिर्फ आपकी एक ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम भी है। डेकोरेटिव आइटम भी है ना? आप इसको अपने घर में सजा सकते हैं, और जब बोर हो जाए तो उसको तोड़ के कुछ और बना सकते हैं। कुछ और बना सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि ये क्या इजीली मार्केट में बच्चों के लिए अवेलेबल है? आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आसानी से मिल सकता है। आसानी से मिल सकता है।
और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये बच्चे ही नहीं, ये बड़े भी इसको एंजॉय कर बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, ये मेरे पास बहुत सालों से थे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लगाता था, मैं कहता ये क्या, फिर मैंने सोचा किसी और के पास भी होंगे, मेरे पास तो नहीं है, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस देखने लग गया, सीखने लग गया। तो जब आप बड़े होते हैं आप ज़्यादा एडवांस चीज़ें बनाने लग सकते हो। चीज़ वही है, लेकिन आप उससे जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो आप एडवांस जा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अली, थैंक यू वेरी मच। अभी आप ब्रेक पे जाएं और मैं ये जो अली का मैंने जो बुक रैक तोड़ा है उसको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं ही बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, जीते रहो आप। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अली का सेगमेंट देखा। आपके पास अगर कोई आइडिया हो या आपका कोई फेवरेट टॉय हो, टॉय का मतलब यानी खिलौने का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ छोटे बच्चों की चीज़ है, वो बड़े भी उससे अपने ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, पॉलिश अप करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान, उस पर जाइए और इनबॉक्स कीजिए अपनी तस्वीर, अपने फेवरेट टॉय की तस्वीर हमें भेजिए और बताइए कि आपको क्यों वो पसंद है। हम आपकी तस्वीर और आपके टॉय की तस्वीर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो सबीन मेरे साथ हैं और लेकर आएंगी 3 अच्छी खबरें। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं सबीन फारूक और लेकर आई हैं आपके लिए 3 अच्छी खबरें। सेगमेंट है गुड न्यूज, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप तौसीक? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैचिंग। आपने मुझे कॉपी किया, मैंने आपको कॉपी किया। मैंने आपको कॉपी किया, जाहिर है, ऑफ कोर्स। मतलब ये कोई सवाल है जिस सवाल का जवाब हो वो सवाल नहीं करते। हाँ। भाई आज हम राइजिंग पाकिस्तान के अंदर पिंक डे मना रहे हैं। पिंक डे मना रहे हैं। लेकिन वो जो पाउडर पिंक है ना वो ज्यादा खूबसूरत, ये थोड़ा सा जरा ब्राइट है। आई थिंक पिंक के अंदर तो दोनों शेड्स ही, मतलब दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा, वैसे एक तीसरा शेड भी है इस वक्त स्क्रीन पे, अगर आप 2 शॉट में देखें तो एक तो बेबी पिंक है, एक पिंक है, और एक जो सबीन की आंखों के ऊपर लगा हुआ है वो एक और पिंक का शेड है। वो मैंने कहा कि आपकी शर्ट के साथ थोड़ा सा डार्क करके ना मैं मैच कर दूं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, रंगों की दुनिया से जरा कुछ खबरों की दुनिया पे चलते हैं। रंगों से अच्छी शुरुआत होगी तो खबरें भी बहुत खुशगवार हैं हमारे पास आज। पहली खबर तौसीक, इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो कि हुआ, उस पे पूरी दुनिया से इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी बच्चों पे जो जबरी मशक्कत का मसला, उसके ऊपर म्यूजिक का अवार्ड है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। तौसीक, इसमें बड़े बड़े म्यूजिशियंस और सिंगर्स ने हिस्सा लिया था, मतलब बहुत ही टफ कंपटीशन था और ये अवार्ड जीत लिया है हमारे प्यारे फराज अहमद साहब ने। उनको ये अवार्ड मिला उनके बहुत ही खूबसूरत गाने पे जिसका नाम है फरियाद, और उसके कंपोज़र, राइटर और सिंगर फराज खुद हैं। और फराज जो है, हम मतलब पाकिस्तान में अवार्ड जब लेके आए तो हम सबको बहुत खुशी है ऑब्वियसली, स्पेशली चाइल्ड लेबर जैसे इशू के ऊपर जब इन्होंने ये अवार्ड जीता है तो उस पर तो खिराज तहसीन बनती है तौसीक। एब्सोल्युटली फराज, आपको बहुत मुबारक हो। अब आपके लिए देखो ना, अच्छी खबर लाओगे तो काम तो मिलेगा, है ना, होमवर्क तो मिलेगा। होमवर्क ये है कि अब फराज के साथ कनेक्ट करके फराज को किसी दिन बुलवाते हैं, ठीक है, और उनसे ये गाना यहाँ पे लाइव सुनते भी हैं और इस पूरे एक्सपीरियंस, इस अवार्ड मिलने के एक्सपीरियंस को भी अनफोल्ड करते हैं। ठीक है ना जी? ठीक है, डन हो गया। होमवर्क नोट डाउन। अगली खबर क्या है? अगली खबर तौसीक, शिकार का बहुत लोग इसके शौकीन होते हैं कि शिकार किया जाए और सब, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनको नहीं पसंद होता, एंटी शिकार। तो ये खबर सुन के आप बहुत खुश होंगे। अच्छा, क्या हुआ? क्योंकि शिकार बेसिकली जब हम एक परिंदे को मार देते हैं तो डेफिनेटली उसके बच्चे होते हैं, अगर थोड़ा आप सोचें लॉजिकली, तो वो घोंसले में वेट कर रहे होते हैं उसका, लेकिन किसी शिकारी की शिकार मतलब उसकी गोली कर उसकी नज़र हो जाते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अभी मैं आपको मिलवाने लगी हूँ मेजर रियाज से, जो कि एक डिफरेंट तरह का शिकार करते हैं। ओके। वो परिंदों का शिकार गोली के बजाय कैमरे से करते हैं। वो शूटिंग करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन टिश वाली नहीं। हाँ, टिश वाली। ओके, बिल्कुल जी। good. और इनका मानना है कि जो शिकार है उनका इसका शौक जो है वो बंदूक के बजाय कैमरे से किया जाए, ताकि हमारी जो जंगली हयात है उसको किसी तरह से हम बचा सकें। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक। और ये जाते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, फॉरेस्ट्स में और परिंदों को शूट करते हैं कैमरे के साथ, और इसको ये कहते हैं कि ये भी एक तरह की हंटिंग है ना? एग्जैक्टली। ये भी एक तरह का शिकार है। और देखिए किस कदर खूबसूरत तस्वीर है रियाज की, और वेरी नाइस, जबरदस्त। यानी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जाएं, उसी जंगल में जाएं और एक
लेकिन बंदूक का इस्तेमाल ना करें क्योंकि बेसिकली इन्हीं को हम लोगों ने ही इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तीसरी खबर क्या है? तौसीक, बचपन में कौन सा फेवरेट आपका टॉय था? कोई खिलौना है, कोई ऐसी यादगार चीज आपकी? मैं वो जो होते थे, पता नहीं उसको स्लैंग में कहते थे, एक्चुअली कहते थे डिंकीज। डिंकियां पता क्या होती हैं? क्या होती हैं? मुझे नहीं पता। सबीन, तुम्हें डिंकी का नहीं पता? मुझे नहीं पता भाई। डिंकी किस किस को पता है? जितने 40 से ऊपर के हमारे कैमरा क्रू और कंट्रोल रूम में बैठे मैंने सब ने हाथ खड़ा किया। नीचे जवानों ने भी, ट्रेनर काशिफ ने भी हाथ खड़ा किया। मतलब मुझे नहीं पता। हाँ देखो, डिंकी होती है छोटी छोटी गाड़ियां, हाँ। एक्चुअल मॉडल्स, यानी पूरी मेटल और उसकी बनी हुई अभी भी मिलती हैं, लेकिन उसको कहते हैं असल में कुछ और है, लेकिन मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है। हम उनको डिंकी कहते थे। तो जो डिंकीज है ना, उनका मुझे बड़ा शौक होता था, और डिंकियों की पूरी कहानी होती थी। कोई 100-150 डिंकियां, जिसको पता होता था उसी को तोहफा देना है, कोई बचपन में होता है ना बच्चों के लिए कोई गिफ्ट आना है, वो डिंकी आती थी। मेरा फेवरेट टॉय डिंकी था। आपका लेकिन टॉय कौन सा? मुझे बलून्स बहुत पसंद थे। अभी ये खबर इसी के ऊपर है और इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट। तो ये एक तरह से इत्तेफाक भी हो गया यहाँ पे। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे, अभी भी आप बच्चों से पूछें तो बचपन में उनको सबसे ज़्यादा बलून्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बच्चों को ना अट्रैक्ट करते हैं, सालगिरह हो, ईद का मौका हो या कुछ भी हो। लेकिन अभी हम आपको मिलवाएंगे थोड़े से बड़े बच्चे से। तो वो बड़े वो भी बलून से खेलते हैं, लेकिन वो बेसिकली बलून आर्टिस्ट हैं। अच्छा। वो बलून से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तौसीक, जिस तरह से वो फर्नीचर बनाते हैं, परिंदे बनाते हैं, जानवर और बहुत सी और जो अशियाँ हैं उसको जो है बलून्स की शेप में उसको ढाल देते हैं। ये बलून्स हैं जनाब, और जिनसे आप देखें कितनी जबरदस्त इन्होंने चीजें बनाई, पूरा ह्यूमन फिगर है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एक हमारे पास, अब आपने मुझे होमवर्क दिया ना, हम ऑडियंस को थोड़ा सा होमवर्क देते हैं यहाँ पे। पहले तो मुझे ये देखने दो, ये किस कदर, ये तो रिबेका लग रही थी मुझे। कितनी खूबसूरत, और ये हेलीकॉप्टर, और ये देखो, ये मेरी बलून की डिंकी भी आ गई है ना। अच्छा, ये डिंकी है। ब्यूटीफुल। अच्छा, असाइनमेंट क्या, होमवर्क क्या है नाजरीन के लिए? होमवर्क ये है कि हमने बहुत कोशिश की कि हम मतलब पता करवाएं कि ये कौन है, कौन बनाते हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक है। हमें नहीं पता चल सका, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमें कमेंट्स में बताए और हमें बताए। अच्छा, ढूंढ के बताएं कि इनका ताल्लुक किस मुल्क से है, इनका नाम क्या है। तो ये तस्वीरें फिर तुम्हें कहाँ से मिली? ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया से ही हम लोगों को मिली हैं, लेकिन हम जो है इनका मजीद जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से इनका ताल्लुक है और ये कौन है। अच्छा, इस बलून आर्टिस्ट का नाम हमें नहीं मालूम, जिनकी तस्वीर आपने देखी। आप भी सोशल मीडिया पे जाएं, चलें। सुबीन ने आपको होमवर्क दे दिया। हाँ, आपने मुझे होमवर्क दिया, मैंने ऑडियंस को होमवर्क दिया। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच सबीन, मजे की खबरें थी, जीती रहो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू तौसीक। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ हमारे साथ होंगे, और आज कुछ एब्स को, मैं फिर कहता हूँ एब्स को कम करेंगे, तो ट्रेनर काशिफ कहते हैं कम नहीं करेंगे, जाहिर करेंगे। अब देखें ना, उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल हमारी नौजवान नस्ल कोशिश करती है, शौक़ रखती है कि बेहतर से बेहतर उर्दू बोलें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी भी कोई तस्हीह करे या हम मिल के बेहतर उर्दू बोलने का जिक्र करें और कोशिश करें, तो लफ्ज़ का सही इस्तेमाल लुत्फ़ आ जाता है। हाँ जी, लेकिन इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं ट्रेनर काशिफ और लेके आए हैं आपके लिए जिम फिट का आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तौसीक भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक। क्या सीन है आज? आज हम एब्डोमिनल का वर्कआउट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और डाइसेक्ट करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं वर्जिश तो करवाऊँ, लेकिन मैं समझाऊँ भी कि किस तरीके से हम पट्ठों को ट्रेन कर रहे होते हैं। डीप डाउन जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग करें कि हम ट्रेनिंग के साथ साथ उसका जो मेथड है, बायोमैकेनिकल फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं। कुछ बेसिक मूव्स जो होती हैं नज़र आ रही होती है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट होती हैं। सिटअप्स जैसे हो गए, लेग रेज हो गए, उस तरह की वर्जिश की हरकत को हम करते हुए उसको डायसेक्ट करेंगे कि अच्छा कैसे काम हो रहा है। तो हम शुरू करें फिर जल्दी से। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, मुंतज़िर हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें देखें कि हमारे पास डंबल्स भी हैं, हमारे पास मेडिसिन बॉल भी है। तो सबसे पहले मैं आपको समझ लीजिए कि ट्यूटोरियल है कि आपने सिटअप्स कैसे करने हैं। हम जब भी एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली ऑल द वे फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ट्रेन करना शुरू कर देते हैं समटाइम्स, क्योंकि हम देख देख के ही ट्रेनिंग लगता है कि जी ये सब लोग करें तो यही बेसिक है। लेकिन अब इसमें 3 वेरिएशंस मैं आपको आज सिखाऊंगा। पहली वेरिएशन क्या है कि जब भी आपने एब्डोमिनल की एक्सरसाइज शुरू करनी है, आप नए हैं, तो आपने फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं जाना।
ठीक है, पूरा नहीं उठना, पूरा नहीं उठना। आपको याद होगा तो सही भाई, जब मैं आपको फर्स्ट बेबी स्टेप्स जिनको हम कहते हैं, जब हमने सिटअप्स किए थे, क्रंचेस किए थे, तो मैं आपको बिल्कुल स्मॉल रेंज करवाता था। तो वो उसके साथ कनेक्ट करेंगे कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि जब आप फर्स्ट बिगिनर हैं तो आपने स्मॉल रेंज पे ही अपने आप को ट्रेन करना है, यहाँ से मसल्स टिश्यूज़ को एंगेज करना है। आप इलास्टिक की मिसाल ले लीजिए, इलास्टिक को जितना खींचेंगे वो अपनी फुल रेजिस्टेंस पे जाएगा। ह्यूमन बॉडी के मसल्स भी ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि हमें दर्द महसूस होता है जब हम हद से ज़्यादा, जब हमने कभी ट्रेनिंग नहीं की होती तो हमें पट्टों में खिंचावट, तनाव महसूस होने की वजह से। जी जी, लेकिन इलास्टिक से तो आज तक हमने पूछा ही नहीं, हो सकता है उसको भी दर्द होता हो, उसके भी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हो। बिल्कुल। तो हमने क्या करना है कि हमने स्मॉल रेंज पे यहाँ पे ट्रेन करते हुए हमने बिल्कुल स्मॉल क्या करना है, इंटायर बॉडी लॉक चाहिए, सीलिंग की तरफ देखना है और आपने अप, इससे हमारे अपर एब्स जो हैं उन पे कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेस पड़ा है फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। अब आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये कर रहे होते हैं कि वो राउंड करते हैं, नेक को यूं किया और यूं कर रहे होते हैं, ये जिससे गर्दन में दर्द निकलता है, पट्ठों में दर्द निकलता है। तो आपने बिल्कुल ऐसे करते हुए स्मॉल रेंज के साथ, ये स्टेप 1 है, बेसिक बेबी स्टेप से यहाँ से आपने शुरू करना है। यहाँ से और इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्सरसाइज या ये वाला फॉर्म इफेक्टिव नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव है पेट की चर्बी को एग्जैक्टली स्मॉल रेंज पे ट्रेन करते हुए अपर ऑब्लिक्स के साथ। मुझे बहुत सख्त जरूरत है और टाइम नहीं मिल रहा। अपर ऑब्लिक्स, अपर वॉल्स के साथ अपर जो एब्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे और हमने यहाँ पे आके स्मॉल से थोड़ा सा ऊपर आके अपने आप को ट्रेन करना है। अब आपने डेली बेसिस पे आदत बनानी है कि आपके मसल्स, ये जो टिश्यूज हैं, डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट टाइम के साथ टाइम टू टाइम ट्रेन हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये हो गया नंबर 2। इसके बाद आपने फुल रेंज पे आना है, ये ऑल द वे, ये हो गई आपकी नंबर 3 रेंज ऑफ मोशन। इसकी आपने तीनों की वीक बाय वीक आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको इंजरी के चांसेस जो हैं वो कम से कम, और वो जो खलियां पड़ जाना, ताकि आप आसानी से अपनी वर्जिश की हरकत को कर सकें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अच्छा, ये तो आपकी 3 मूव्स हो गई थी बेसिक, जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आपने 3 स्टेप्स में करनी है और इसको अपने वर्जिश का हिस्सा बनाना है। इसके बाद हम चाहेंगे लोअर एब्स पे। लोअर एब्स से हमने क्या करना है, हमने बाइसाइकिल क्रंच के साथ हमने अपर एंड लोअर एब्स को इन्वॉल्व करना है, लेकिन हम जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ा रहे हैं फुल। देखिए, मैं शोल्डर्स के करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका जितना भी रेंज ऑफ मोशन है, अगर आप यहाँ आ रहे हैं कोई मसला नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी। कुछ लोगों का पाँव यहाँ तक आएगा, कोई मसला नहीं है। शुरू करते हैं ऑल द वे। आपके जो हाथ हैं आपने टक इन करने हैं लोअर बैक पे, और आपने हर वर्जिश की हरकत के हवाई साइकिल चला। एग्जैक्टली। देखें, अब आप देखें कि मैं यहाँ नहीं कर रहा, मैं अपर बॉडी को भी लिफ्ट कर रहा हूँ फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। 10 to 15 रेपिटेशंस। इसके बाद हमने क्या करना है, लोअर रेक्टस एब्डोमिनल्स को ट्रेन करने के लिए हमने हिप थ्रस्टर्स करने हैं। लेफ्ट किया ऑल द वे एंड ट्विस्ट, ऑल द वे अप एंड ट्विस्ट, ऑल द वे। अच्छा, ये बेसिकली एब्स को इस वक्त हम फायदा दे रहे हैं इस एक्सरसाइज के साथ जो आप कर रहे हैं, या इससे कुछ टांगों को भी फायदा हो रहा है? यहाँ पे खिंचाव पड़ेगा क्योंकि आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रेस लग रहा है, जोर लग रहा है, जान लग रही है, लेकिन बेसिकली ये एब्स की एब्डोमिनल की एक्सरसाइज है। ओके, फुल रेंज ऑफ। अब आपने ऊपर जाना है और आपने राइट ट्विस्ट लेना है, राइट, फिर आपने लेफ्ट ट्विस्ट लेना है, ताकि आपके लोअर एब्स के साथ साइड वॉल्व्स भी इन्वॉल्व हों। इसके बाद एक एडवांस मूव है, वो करेंगे। हर वर्जिश की हरकत के आपने 15 रेपिटेशंस करने हैं, क्योंकि इसमें बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। जब भी मैंने आपको बताया कि बॉडी वेट हो, रेजिस्टेंस हो, डंबल यूज़ कर रहे हो, तो आपने रेंज ऑफ मोशन के साथ साथ स्मॉल फुल रेंज ऑफ मोशन जो भी हो, रेपिटेशंस कम रखने हैं। इसके बाद हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें मुझे तौसीक भाई की थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। इसमें हमने क्या करना है, मैं डंबल हटा देता हूँ, तौसीक भाई मेरे पाँव पे पाँव रखेंगे, बिल्कुल स्लो, एग्जैक्टली। मेडिसिन बॉल का यूज़ करना है अपने फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। अब आप किसी पार्टनर को कह सकते हैं वो आपके पाँव पे पाँव रखे, उससे फ़ायदा ही होता है कि आपके पाँव लॉक हो जाते हैं और आपको ऊपर आने में आसानी होती है। जी, 10 रेपिटेशन आपने किए। इसके बाद आपने यहाँ रहते हुए सुपर सेटअप, बीच में ब्रेक नहीं लेनी आपने इसके साथ हिट करना है। इसके बाद मेडिसिन बॉल के साथ, लेकिन आपने ऑलमोस्ट 35 रेंज ऑफ मोशन पे यहाँ आके जहाँ पे टाइट हो जाए आपके एब्डोमिनल वॉल, हिट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसको आपने अगर और ज़्यादा एक्सटेंसिव बनाना है जी, अपनी बॉडी को और ज़्यादा, तो आप मेडिसिन बॉल यहाँ पे रख दें, और उसके बाद आपको मोहम्मद अली ने जो डंबल्स बनाने सिखाए थे, ये जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं, जो मैंने बनाए थे, ये डंबल्स
आपने ये देखें जनाब, ये अभी पिछले सेगमेंट में मोहम्मद अली ने हमें काशिफ अंकल के लिए डंबल्स बना के दिए और ये अब हम काशिफ को कहेंगे कि ये डंबल्स आप उठा के, ये बहुत हैवी हैं, पाँव में पाँव रखिएगा, कोशिश करें। यस, 1 2 3 और ये हो, वेरी गुड। देखिए ये होता है, कितने जिम फिट हैं आप काशिफ के। ये इसकी रेजिस्टेंस से मुझे बहुत टेंशन मिली मेरे एब्डोमिनल पे, जब मैं नीचे गया बहुत ज़्यादा वजन था, बड़ी मुश्किल से ऊपर आया। बहुत प्यारा है ये, आपने बैठे बैठे बनाया था ये। देखिए नहीं, ये अली के साथ सेगमेंट में हमने ये सोचा कि कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए। 1 2 3 भाई सब फट जाएगा। काशिफ, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जीते रहिए। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मसूद अहमद अलवी साहब हमारे साथ हैं, जो कि एक प्रोफेशनल इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर हैं, अरबिक टू इंग्लिश, इंग्लिश टू अरबिक, और इनका थीसिस कुरान पाक की ट्रांसलेशंस के ऊपर था और उसके अंदर से इन्होंने ज़िंदगी के रोज़मर्रा लाइफस्टाइल के कुछ वैल्यूज़, कुछ पॉइंट्स जो निकाले, जो उठाए, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज दिन है कि हम आपको अदब की, लिटरेचर से 2 किताबें रेकमेंड करें। आज एक ही मुसन्निफ की दोनों किताबें हम चुन के लाए हैं आपके लिए, इसलिए कि उनकी बरसी आने वाली है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब 1923 में पैदा हुए, 2018 में इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए और यूसुफी साहब का तंज़ और मिज़ाह के हवाले से उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन उनका अपना एक बहुत खूबसूरत जुमला है जो मैं आज आपकी नज़र करना चाहूँगा। यूसुफी साहब खुद कहते हैं कि इंसान की छठी हिस्स से मज़ाह होती है। हम कहते हैं ना, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि, वो कहते हैं छठी हिस्स इससे मज़ाह होती है जो इंसान को बहुत मुश्किल दौर से, वक्त से, लम्हों से बहुत आसानी से गुजार सकती है। हम अमूमन बात करते हैं हंसने की या कहकहा लगाने के लिए, और ये एक इन्फेक्शस चीज़ होती है ना। जब एक शख्स कहकहा लगाता है तो दूसरा जो साथ बैठा होता है या बहुत से अफराद मिल के वो कहकहा बुलंद हो जाता है, मिल के हंसना का अमल होता है। लेकिन यूसुफी साहब की तहरीर में ये जान है और आजमाइश शर्त है कि आप तन्हा अकेले बैठ के भी उनकी तहरीर पढ़ के मुस्कुराते हैं, वाह वाह करते हैं, कहकहा भी लगा सकते हैं। आज इनकी 2 किताबें हम आपको रेकमेंड करने चले हैं। खाकम बदहन, जिसकी पहली इशाअत 1969 में हुई। यूसुफी साहब की इस पीस ऑफ आर्ट में कहूँगा, इसलिए कि अमूमन पीस ऑफ आर्ट के साथ हम लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कोई पेंटिंग है, पीस ऑफ आर्ट है, कोई स्कल्प्चर है। जो तहरीर है वो भी एक ऐसा आर्ट क्रिएट करती है, जब आप उसको पढ़ें तो आपको आपके सामने पूरा मंजर आ जाए। इसलिए मैं कहूँगा ये कुछ किताबें बिल्कुल एक पीस ऑफ आर्ट की तरह होती हैं। इसके जो किरदार है मिर्ज़ा का, अब्दुल कुद्दूस का और मुसन्निफ खुद, ये समाज की जीती जाती हकीकतें हैं। बिल्कुल आपको ये चलते फिरते आपको नजर आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप इन किरदारों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सोशल कमेंट्री भी होती है, मजाक भी होता है, तंज भी होती है, और सबसे खूबसूरत बात यह कि बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़बान नहीं है। अमूमन हमारे नौजवान साथियों को ये होता है कि अच्छा भाई हमें मुश्किल उर्दू पढ़ना ज़रा दुश्वार लगता है। यूसुफी साहब को पढ़िए, आपकी उर्दू बेहतर भी होगी, आपको आसान छोटे जुमले में अपनी बात कहने का फ़न भी आएगा और आप उसका लुत्फ़ भी उठाएंगे। खाकम बदहन के अलावा जो दूसरी किताब यूसुफी साहब की आज हम आपको रेकमेंड करने चले हैं वो है आब गुम, और आब गुम की पहली इशाअत 1990 में हुई और ये कुछ माजी में आपको लेके जाती है, एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती है। इसकी कहानी भी नॉस्टैल्जिया पे मबनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई आप माजी परवरी में रह जाएंगे और बड़ी बोरिंग सी और बड़ी उदास सी, नहीं, आपको साथ साथ ये करंट भी रखती है, साथ साथ आपको माजी में भी लेके जाती है। तो आब गुम भी हमारी हाईली रिकमेंडेड आज की किताब है आपके लिए। यूसुफी साहब को पढ़िए, उनसे सीखिए। अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब। जैसा कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बता रहा था कि मसूद अहमद अलवी साहब आज हमारा साथ देंगे। अलवी साहब खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। अलवी साहब एक क्वालिफाइड ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर हैं और उर्दू और अंग्रेज़ी और अरबी से अंग्रेज़ी ज़बान में इंटरप्रिटेशन करना, यानी मुतरज्जम कहेंगे जी या तर्जुमा करना। इंटरप्रेटर मुतरज्जम होता है, सो क्वालिफाइड मुतरज्जम है और इनका जो थीसिस है
वो कुरान पाक की ट्रांसलेशंस के ऊपर था। लेकिन आज इस सारे अमल के दौरान इन्होंने हमारे दीन इस्लाम के अंदर जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर भी बड़ी दिलचस्प एक रिसर्च की, और आज उस रिसर्च में से 2 पॉइंट्स भी हमारे लेकर आए। खुशामदीद अलवी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कुरान पाक की मेरा ख्याल है शायद ही कोई ज़बान है जिसमें ट्रांसलेशन नहीं है, तो ये क्या डायरेक्ट अरबिक से हुई नहीं है जो इंटरनेशनली बड़ी ट्रांसलेशंस हैं कुरान पाक की, या अरबिक से किसी और ज़बान में, अंग्रेज़ी में, और फिर आके ट्रांसलेशन? हाउ डज़ इट वर्क? ये होता कैसे? बेसिकली कुरान करीम की जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ट्रांसलेशन है, ये असल में चूँकि कुरान नाजिल अरबी में हुआ और फिर अरबी ज़ुबान में जो फसाहत थी कुरान की, उसको हम मुंतकिल किसी ज़ुबान में नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक रिसर्च है जो इंग्लैंड से रिसेंटली अभी इस पे काम भी किया, राउटलेज एक इदारा है उसने। अच्छा, वो ये कहते हैं कि दुनिया में जितने एग्जिस्टिंग ट्रांसलेशंस मौजूद हैं, हम ये नहीं दावा कर सकते कि ये कुरान करीम की डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दूंगा। वो कहते हैं कि कुरान करीम के जो मानी हैं बेसिकली ये उनकी ट्रांसलेशन है, इसीलिए बहुत से अरबिक कुरान मजीद के जो इदारे हैं जहाँ से पब्लिश होती है, और बहुत बड़े बड़े दुनिया के इदारे, वो भी अब ये चेंज ला रहे हैं कि जो कुरान करीम की ट्रांसलेशन थी, पहले लिखते थे ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान, अब वहाँ पे लिखा होता है ट्रांसलेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ होली कुरान। वाह वाह वाह, तो खूबसूरत बात। और ये इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि कुरान की एक आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इसका तर्जुमा आम तौर पे किया जाता है कि कुरान करीम को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। लेकिन अब ग्रामेटिकली इसमें जाएं, इन्ना इसका मतलब भी हम है, ये बेसिकली प्रोनाउन है जिसको हम उर्दू में ज़मीर कहते हैं। इन्ना ये भी हम, नहनु ये भी हम, नज़्ज़लना में जो नून है ये भी हम। तो अरेबिक में जो ये डिलीवर हो रहा है हम, ये 3 मरतबा हो रहा है। जब हम इसको उर्दू में या किसी भी ज़ुबान में ट्रांसलेट करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कह देते हैं बेशक हम 1 बार या 2 बार हम इसका वो ले आते हैं, लेकिन ये इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसलेट द वर्सेस ऑफ होली कुरान। कुरान करीम की जो वर्सेस हैं उनका सेम ट्रांसलेशन किसी भी ज़ुबान में इम्पॉसिबल है। और इस पे आज तक रिसर्च हो रही है? बिल्कुल हो रही है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अब आते हैं कि वो दो वैल्यूज़ या 2 आम जिंदगी के लाइफस्टाइल के एलिमेंट्स जिन पे आज आप बात करना चाह रहे हैं, जो इस सारे अमल के दौरान आपको क्लिक किए। एक बात तो बेसिकली ये है कि हम जब मामलात करते हैं एक दूसरे से, तो भाई ये चीज़ मैंने आपको दे दी, वो यारी दोस्ती में ये होता है कि ठीक है मैंने दे दी, मैंने ले ली, या कभी कर्ज़ या लेन देन का इस तरह का मामला होता है कि उसमें हम कहते हैं कि मेरे इस बंदे पे बहुत ट्रस्ट है, ये तो मेरे साथ बिल्कुल जो है भाइयों की तरह रह रहा है, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि हम इस चीज़ को लिखत पढ़त करें या इस झुंझट में पढ़ें। ठीक है, तो वो उसका नुकसान क्या होता है कि ये मतलब इस्लाम ने तो हमें हर शोबे के अंदर, मतलब इसने ये एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ज़ाब्ता हयात है। ऐसा ज़ाब्ता हयात आपको सोशल लाइफ के अंदर, आपकी जो इंडिविजुअल लाइफ है उसमें भी आपको रहनुमाई दे रहा है, आपने खाना पीना सोना कैसे, हर चीज़ के अंदर। अब आप इसकी एक मिसाल मतलब आपको पूरे माशरे का फर्द, एक सिटीजन के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे डिफाइन होते हैं आपको नजर? बिल्कुल डिफाइन होते। एक एग्जांपल लें कि अब आपने मामला किया और मामलात में आपने उसको नहीं लिखा। अब होता क्या है कि मामलात एक ऐसी चीज़ है जिस हर बंदे का इससे वास्ता पड़ रहा है, छोटा है या बड़ा है, और हर कदम पे पड़ रहा है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि चाय लेने के लिए बंदे का मूड हो रहा है कि मैंने चाय पीनी है, चाय उस तक कैसे पहुंचेगी अगर उसके पास कुछ नहीं है? वो उस चाय के लिए बाज़ार में जाएगा हाजी अरशद चाय वाले के पास, उससे कहेगा भाई मुझे जो है ना पत्ती दो, वो पत्ती ख़रीदेगा, उसके लिए उसको दूध ख़रीदना पड़ेगा, उसके लिए उसे जो है ये चीनी लेना पड़ेगी, फिर इसी तरह जिस बर्तन में उसने चाय लेनी है वो लेगा, उसको ईंधन के लिए भी, वो आग जलाने के लिए भी माचिस चाहिए। ये सारे उसके मामलात हैं जो उसने बाजार में जाके करने ही करने, एक छोटी सी चाय के लिए। हाजी साहब की दुकान से जी, ठीक हो गया। अब आप देखें कि ये हमारी जो पूरी ज़िंदगी है उसमें कितने ज़्यादा मामलात हमें करने पड़ते हैं और किस किस लेवल पे करने पड़ते हैं। अगर पता लगे अलवी साहब मैंने जितने उधार ले रहे, मैं तो सारा एक रजिस्टर साथ रखूं, रोज उसको लिख रहा हूँ कितने लोगों से मैंने उधार लिया। उसमें थोड़ी सी इसमें तफसील है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि होता ही है कि बड़े बड़े मामलात हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है लिखत पढ़। उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आपके जितने ये दीवानी मुकदमात हैं, सिविल जो हमारे ये हैं मामलात, अच्छा इस सिविल केसेस को आप उठाइए,
इनमें क्या होगा, आपको नजर आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके शुरू में इन्होंने लिखत पढ़त नहीं की हुई थी। अच्छा, या ये होगा कि इसमें लिखत पढ़त में इन्होंने गलती कर ली थी, या फिर ये होगा कि उसके उस वक्त कोई गवाह मौजूद नहीं था, तो हमने उस वक्त जल्दी में कर ली। बाद में जब मामलात ख़राब हुए, बात कोर्ट के अंदर गई। मेरे एक दोस्त हैं एडवोकेट, उनसे बात हो रही थी कि कह रहे थे कि अगर सिर्फ कुरान करीम की इस एक आयत के ऊपर ना हम अमल शुरू कर दें तो मोर देन 50% जो हमारे केसेस हैं ना वो वैसे ही सॉल्व हैं। तो लुबिलुबाब, इस नुक्ते का ये हुआ कि चाहे किसी से 5000 लेन देन कर रहे हैं, चाहे कोई कजन ही है, कोई मतलब साला बहन हो, या आप कहेंगे यार ये ऐसा रिश्ता है, इसमें अब हम लिखते हुए अच्छे लगेंगे, नहीं, आपका दीन भी इस चीज़ का की तरफ निशानदेही कर रहा है। और जैसा कि अलवी साहब ने कहा कि बहुत से कोर्ट कचहरियों के मामलात भी से भी आप बच सकते हैं। तो जो भी लेन देन के मामलात हो उसको कागज़ पे लिख लिया करें ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। अच्छा जी, वक्त हमारे पास कम है, दूसरा पॉइंट भी जल्दी से हमें। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों के दरमियान सुलह करवाने वाले बन जाए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर यह है कि एक लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तनव्वो, वैरायटी, डाइवर्सिटी। ये क्या है? ये कायनात का हुस्न है, क्योंकि आप देखें कायनात में आपको हर रंग नज़र आएगा, सुरमई, पीला, नीला, हर रंग। फिर इसी तरह आप देखें आपको मौसम में भी डाइवर्सिटी और ये तनव्वो नज़र आएगा कि कहीं पर ठंड है, कहीं पे जो है वो टेम्परेचर, पिछले दिनों हम सब रो रहे थे मिलके इस्लामाबाद रावलपिंडी का कहाँ पहुँच गया। तो ये एक हुस्न है। अच्छा, इसी तरह लोगों का मिजाज है, मिजाज में भी आपको कोई बंदा बहुत तुर्श मिलेगा, कोई बंदा आपको मिल रहा है बहुत अच्छे मिजाज का है, कोई बंदा आपकी छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करता, मजाक बर्दाश्त नहीं करता, आपसे बड़ा मजाक कर लेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, मजाक आपका उनको अपने ऊपर हंसने का फन आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि हर बंदे का मिजाज अलग है, लेकिन हम जिस कुर्रा अर्ज़ पे रह रहे हैं वो तो एक ही है। अब वहाँ पे हमें रहने के लिए कंप्रोमाइज़ करना है, यहाँ पे हमें इफ़हाम व तफ़हीम से ज़िंदगी गुजारना है। उसके लिए ये है कि जब हम एक कुर्रा अर्ज़ पे रह रहे हैं, बर्दाश्त करना सीखें, और अगर कहीं पर इख्तिलाफ होता है तो वो फितरी है, इट इज़ नेचुरल, ये होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे में कोई तीसरा बंदा आके सुलह करवा दे और उनको ये इसको, और इसका भी मेरा ख्याल है हमारे दीन के अंदर बहुत एक से ज़्यादा बार इस तरफ है। लेकिन आजकल अब जरा प्रैक्टिकल सिचुएशन बताऊं अलवी साहब, एदा हाल भी दसो ना, वो जो सुलह कराउण जाता है उन्होंने ज़्यादा फेंटी पैंदी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसका भी कोई हल बताएं। इसका हल ये कि वो जो सुलह करवाने जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा बारीकियों में पड़ जाता है। हाँ जी आप बताएं, वो उसे पूछता हाँ जी आप बताएं। हाँ। वहाँ पे वो नए सिरे से इख्तिलाफ फिर जन्म, वो कहते हैं कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट इतना था नहीं, इसने आगे ज्यादा निशानदेही कहते तू तो इधर आना पहले। तो सुलह कराने का मतलब ये नहीं कि आप कोई उसको वो उस बक्से को ज्यादा खोले, बात को खत्म करना मकसूद होता है। बिल्कुल जी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक लाइफस्टाइल की चीजें, और ये दोनों अगर हमारी जिंदगी में कोई लिखत पढ़त कर लें, कोई लेन देन का मामला हो और सुलह सफाई करवाने में पहल करें। और जो कहते हैं, अच्छा जी वो वैसे एक हमारे देखें, हमारे अपने इस रीजनल हमारी ज़बान के कल्चरल वैल्यूज़ में भी देखें अलवी साहब, जो हम कहते हैं ना, और छड्डो जी मिट्टी पाओ और सुनाओ की हाल, ये जुमला कहने को, मिट्टी पाओ यानी मिट्टी डालो यार और सुनाओ क्या हाल है, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। उसका मतलब भी यही है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पढ़ें कि मैंने ये कहा, अच्छा मसूद तुमने ये कहा, नहीं मसूद तुमने तो पिछले मुझे, फिर तो देयर इज नो एंड, फिर तो पूरा दिन आप सिर्फ लड़ सकते हैं आराम से। सो मिट्टी पाओ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, और सुलह करें, जिंदगी मुख्तसर सी है। अभी कोरोना ने हमें सिखा दिया अलवी साहब से, पता भी नहीं चलता है ना जी, सुबह बात करते, वैसे भी जिंदगी का पता नहीं, लेकिन ये सबक हमें कोरोना ने भी सिखाया। सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया, लुत्फ आया आपसे बात करके। खुश रहें, जीते रहें। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जवेरिया मेरे साथ होंगी। जवेरिया मकबूल जो कि सीडीए में होती हैं, लेकिन जवेरिया कहती है मैं एक ज़िंदगी में कम से कम 15-16 ज़िंदगियाँ जीना चाहती हूँ। ये सारी क्या कहानी है, ये भी आपके सामने अनफोल्ड करूँगा राइजिंग पाकिस्तान में।